हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न वेल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये टॉपिक अकाउंटिंग का फाउंडेशन है, जिसमें हम समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं, उनके डिफरेंट फॉर्मेट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं और उनके यूजेस और लिमिटेशंस क्या होते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ही एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो आप गलत हो, क्योंकि बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इसे कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग, फॉर्मेट, यूजेस और लिमिटेशन सिंपल और इजी वे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा टूल है जो मैनेजमेंट के लिए ही नहीं बल्कि आउटसाइडर्स के लिए भी डिसीजन मेकिंग का बेस बनाता है, जैसे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉयज़ और इवन गवर्नमेंट। सभी एक फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन समझने के लिए ही इन स्टेटमेंट्स पर डिपेंड करते हैं। अकाउंटिंग के प्रोसेस में हम जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज करते हैं तो उसका फाइनल आउटपुट जो होता है उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। यही स्टेटमेंट हमें एक क्लियर पिक्चर देता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Financial statement refers to the statement which reports the profitability and financial position of the businesses at the end of accounting period. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर। अगर सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये बताता है कि बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस किया और उस समय उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेनली दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बताता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट, जो एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल को शो करता है। ये स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट और आउटसाइडर्स दोनों को बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और पोजीशन समझाने के लिए यूज़ होती हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू जॉन एंड मायर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक समरी प्रोवाइड करता है बिजनेस के अकाउंट्स की, जिसमें बैलेंस शीट एक सर्टेन डेट पर एसेट, लायबिलिटीज़ और कैपिटल को दिखाती है और इनकम स्टेटमेंट एक सर्टेन पीरियड की ऑपरेशंस का रिजल्ट बताता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ बैलेंस शीट, जो एक सर्टेन डेट पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है, यानी एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी। सेकंड इज़ इनकम स्टेटमेंट, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट या फिर लॉस शो करता है। थर्ड इज़ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स अकाउंट। ये स्टेटमेंट बताता है कि ओनर्स कैपिटल या फिर इक्विटी में कैसे चेंजेस आए हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान। एंड द लास्ट वन इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये शो करता है कि बिजनेस में कैश और फंड्स कैसे जनरेट और यूटिलाइज हुए। नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एक सर्टेन डेट पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। इसमें हमें पता चलता है कि बिजनेस के पास टोटल एसेट कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज़ क्या हैं और ओनर्स इक्विटी कितनी है। अगर डेफिनेशन देखें अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अकॉर्डिंग, बैलेंस शीट एक टेबुलर स्टेटमेंट है जो अकाउंट्स के कंस्ट्रक्टिव क्लोजिंग के बाद बची हुई बैलेंसेस के समरी शो करता है। ठीक है, और जिसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। अब देखते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। सबसे पहले ऊपर लिखा होता है नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट। ठीक है, जो डेट होगी वो लिखी जाएगी।
फिर आता है पर्टिकुलर कॉलम, जिसमें सबसे पहला हेड होता है इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ का। इसके अंदर 4 सब हेड्स होते हैं: शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़। सबसे पहले देखते हैं शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है। इसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर वारंट शो होते हैं। ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये वही पैसा होता है जो कंपनी ने शेयर के लिए रिसीव कर लिया है बट अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है। नेक्स्ट है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होगी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ या फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाता है जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़ या फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। सेकंड है एसेट्स। इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जैसे कि फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं, जैसे कि टेंजिबल या फिर इंटेंजिबल, या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं नॉन करंट एसेट्स में, या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स या फिर एडवांसेस। करंट एसेट में आ जाते हैं जैसे कि इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स या फिर शॉर्ट टर्म लोन या फिर एडवांसेस। और हर आइटम के लिए 2 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट इज फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड सेकंड इज फिगर्स एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। इसका पर्पस है कि 1 साल के कंपैरिजन में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेंज हुई है वो क्लियरली दिखाई दे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ये वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो 1 साल के अंदर सेटल नहीं होती। इनमें इंक्लूड होता है जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जैसे लोन को जो कंपनीज ने बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है और जो 1 साल के बाद रीपे करने हैं। ठीक है। सेकंड है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, टैक्स रिलेटेड वो अमाउंट जो अभी पे नहीं हुआ है पर फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आ जाता है वो जो मिसलेनियस लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जैसे कि ग्रेच्युटी या फिर पेंशन के लिए बनाए गए प्रोविजंस। फोर्थ है करंट लाइबिलिटीज़। ये वो ऑब्लिगेशंस हैं जो 1 साल के अंदर पे करनी होती हैं। इसमें आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आ जाता है जैसे कि शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स। ठीक है। सेकंड है ट्रेड पेबल्स, जो पैसा कंपनी को अपने सप्लायर्स को देना होता है। ठीक है, वो इसमें आते हैं। थर्ड है अदर करंट लाइबिलिटीज़, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर हम कह सकते हैं इसमें अनक्लेम्ड डिविडेंड्स आ जाते हैं। लास्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जैसे कि टैक्स प्रोविज़न या फिर बोनस प्रोविज़न। और लास्ट में टोटल शो होता है, यानी इक्विटी और लाइबिलिटीज़ का ग्रैंड टोटल, जो हमेशा एसेट का टोटल के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये था बैलेंस शीट का फॉर्मेट। और अब देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, जो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होता है। सबसे ऊपर लिखा होता है नेम ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, इसमें डेट लिखी जाती है। फिर आता है पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम के साथ नोट नंबर, फिर एक कॉलम ब्लैंक छोड़ेंगे, उसके साथ में फिगर्स एज एट द एंड ऑफ द करंट पीरियड, फिर उसके बाद एक कॉलम फिर से ब्लैंक छोड़ेंगे और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे फिगर्स आर एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। पर्टिकुलर में सबसे पहले आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में होता है जो कंपनीज अपने कोर बिजनेस से अर्न करती हैं, जैसे कि सेल्स। ठीक है, उसके बाद आता है अदर इनकम। अदर इनकम वो इनकम होती हैं जो इनकम ऑपरेशंस के अलावा होती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड या फिर रेंट एटसेट्रा। इन दोनों को ऐड करके बनता है टोटल रिवेन्यू। सेकंड आ जाता है एक्सपेंसेस। ठीक है, इसमें कंपनी के सारे जितने भी खर्चे होते हैं वो शो किए जाते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम,
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आ जाता है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगी है, ठीक है, वो लिखा जाता है। उसके बाद आ जाता है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो गुड्स रीसेल के लिए खरीदे गए वो आते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद आ जाता है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस लिखा जाता है। उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जैसे कि सैलरी, वेजेस, अलाउंसेस, बोनस, ये सब आते हैं। उसके बाद आ जाता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाता है। उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में आ जाता है कि जैसे कि फिक्स्ड एसेट के वियर एंड टीयर के बारे में, ठीक है। फिक्स एसेट का जो वियर एंड टीयर हुआ है उसकी जो अमाउंट है वो लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस जैसे कि जो बाकी जनरल एक्सपेंसेस होते हैं वो लिखे जाते हैं। फिर टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करके उसे रेवेन्यू में से माइनस किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का नेक्स्ट सेक्शन। 5th पार्ट में लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। ये प्रॉफिट कैलकुलेट होता है टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करके, मतलब ये कोर ऑपरेशंस का प्रॉफिट या फिर लॉस होता है, ठीक है। 6th पार्ट में लिखेंगे एक्सेप्शनल आइटम्स। ये वो चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होती हैं, जैसे कि एक बड़ा लीगल केस का सेटलमेंट, ठीक है, इनको सेपरेटली शो किया जाता है। उसके बाद 7th पार्ट में लिखते हैं हम प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। इसमें एक्सेप्शनल आइटम को एडजस्ट करके निकालते हैं प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद 8th पॉइंट में हम लिखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ऐसी चीज़ें जो रेयर होती हैं और दोबारा फ्रीक्वेंटली नहीं होती हैं, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक या फिर फ्लड की वजह से जो लॉस हुआ वो लिखा जाता है इसमें, ठीक है। 9th पार्ट में हम लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको पीबीटी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को एडजस्ट करने के बाद का प्रॉफिट या फिर लॉस होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। 10th पार्ट में आ जाता है टैक्स एक्सपेंसेस। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो करंट टैक्सेस और दूसरा डेफर्ड टैक्स, ठीक है। करंट टैक्स में आ जाता है जो उस साल का एक्चुअल इनकम टैक्स होता है, ठीक है, वो करंट टैक्स में लिखा जाता है। उसके बाद डेफर्ड टैक्स में जो फ्यूचर में एडजस्ट होगा उसे डेफर्ड टैक्स में लिखा जाता है, ठीक है। 10th पॉइंट के बाद 11th पॉइंट में आ जाता है प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस, ठीक है। टैक्स एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो बचता है, ठीक है, वो कंपनी का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है, ठीक है, किस में से, फ्रॉम इट्स नॉर्मल ऑपरेशन में से, ठीक है, वो इसमें लिखा जाता है। उसके बाद अगला है प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। अगर कंपनी ने कोई बिजनेस लाइन, ठीक है, बंद कर दी, ठीक है, अगर कंपनी ने कोई भी बिजनेस लाइन बंद कर दी है तो उसके रिलेटेड जो प्रॉफिट या फिर लॉस यहाँ सेपरेटली शो किया जाता है, ठीक है। आई होप जितना भी मैंने आपको अभी तक फॉर्मेट समझाया वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अब कंपनी ने कोई बिजनेस लाइन बंद किया है, ठीक है, मतलब डिसकंटिन्यू ऑपरेशन हो गया वो, तो उससे रिलेटेड टैक्स एक्सपेंसेस यहाँ सेपरेटली शो किए जाते हैं इसमें। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर द टैक्स, ठीक है। ये सेक्शन बताता है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस कितना हुआ है। और उसके बाद आता है प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें कॉन्टिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस दोनों को एडजस्ट करके कंपनी का फाइनल जो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस जो शो होता है, मतलब एक साल का ओवरऑल रिजल्ट, वो लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारा अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर, जिसे EPS के नाम से भी जाना जाता है।
इसमें बताया जाता है कि हर एक इक्विटी शेयर पर कितना अर्निंग है। ठीक है, ये दो तरह से कैलकुलेट होता है। सबसे पहले बेसिक ईपीएस और दूसरा है डाइल्यूट ईपीएस। बेसिक ईपीएस जो सिंपल कैलकुलेशन होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, उससे आता है बेसिक अर्निंग पर इक्विटी शेयर। और डाइल्यूट ईपीएस होता है इसमें कन्वर्टिबल जैसे डिबेंचर या फिर ऑप्शंस को भी इंक्लूड करके कैलकुलेट करते हैं, ताकि शेयर होल्डर को एक्चुअल अर्निंग पर शेयर का क्लियर पिक्चर मिले। तो ये था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। आई होप आपको ये भी फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यूजेस या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक मिरर की तरह होता है जो एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और उसकी स्ट्रेंथ या फिर वीकनेस को रिफ्लेक्ट करता है। ये मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंकर्स और गवर्नमेंट सभी के लिए यूज़फुल होता है। इनके मेन यूजेस हैं जैसे कि एज अ रिपोर्ट ऑफ स्पीड ऑन शिप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताते हैं कि मैनेजमेंट ने जो रिसोर्सेज दिए गए थे उनका यूज़ कितना इफ़ेक्टिवली किया है। ठीक है, सेकंड है एज अ बेसिस फॉर फिजिकल पॉलिसी। गवर्नमेंट इन स्टेटमेंट्स का यूज़ करके अपनी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज़ बनाती है। थर्ड है टू डिटरमाइन द लीगैलिटी ऑफ डिविडेंड्स। ये हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि कंपनी लीगली डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है या फिर नहीं। उसके बाद आ जाता है एज अ बेसिस फॉर ग्रांटिंग क्रेडिट्स। बैंक्स और क्रेडिटर्स इन स्टेटमेंट्स को देखकर डिसाइड करते हैं कि कंपनी को लोन या फिर क्रेडिट देना सेफ है या फिर नहीं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा एज अ गाइड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि पहले से जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैल्यू कितनी है और आगे इन्वेस्ट करना चाहिए हमें या फिर नहीं। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है एज अ बेसिस फॉर टैक्सेशन। टैक्स अथॉरिटीज़ कंपनी के टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज़ करती हैं, वो आ जाती हैं एज अ बेसिस फॉर टैक्सेशन। लास्ट है हमारा एज अ बेसिस फॉर प्राइस और रेट रेगुलेशन। इसमें आ जाता है कि जैसे कि गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज़ इन्हें देखकर रेट या फिर प्राइस रेगुलेट करती हैं, स्पेशली पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काफ़ी यूज़फुल होती हैं लेकिन इनमें कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। सबसे पहला है ओनली इंटरिम रिपोर्ट्स। These statements do not give the final picture of the concern. The data given in the statements is only approximate. ये स्टेटमेंट बिजनेस की फाइनल पिक्चर नहीं दिखाती है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी या फिर अप्रॉक्सीमेट रिपोर्ट होती है। सेकंड है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। ये ज़्यादातर पास्ट या फिर हिस्टोरिकल डाटा पर बेस्ड होती हैं, जबकि इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट को प्रेजेंट पोजीशन या फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में इंटरेस्ट होता है, ना कि हिस्टोरिकल डाटा में। थर्ड है डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो करती हैं, इस वजह से प्रॉफिट या फिर लॉस हर पॉलिसी के हिसाब से अलग दिख सकता है। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके साथ और भी टूल्स और एनालिसिस यूज़ करने चाहिए ताकि एक क्लियर पिक्चर समझ आ सके। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ मॉनेटरी चीज़ें दिखाती हैं, मैनेजमेंट की क्वालिटी, वर्किंग कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयज़ या फिर पब्लिक रिएक्शंस जैसे कि फैक्टर्स को ये कवर ही नहीं करती। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड। एसेट को हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाया जाता है, प्रेजेंट वैल्यू पर नहीं। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है कैन नॉट मीट द पर्पस ऑफ ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज़। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट लेने वाले अलग अलग पार्टीज़ होती हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, इन सब की रिक्वायरमेंट्स को एक स्टेटमेंट पूरा नहीं कर सकती है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ डू नॉट गिव द एग्जैक्ट पोजीशन। ये हमेशा एक अप्रॉक्सीमेट पिक्चर देते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट या फिर ट्रू पिक्चर नहीं। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक बेस के तौर पर यूज़ करना चाहिए, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए इनके साथ और भी एनालाइजिंग टूल ज़रूर यूज़ करने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मीनिंग,
टाइप्स, उनके यूजेस और लिमिटेशन को डिटेल में समझा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और पोजीशन को समझने के एक इम्पॉर्टेंट टूल है, लेकिन इनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। इसीलिए इन्हें हमेशा एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट के रूप में यूज़ करना चाहिए, ना कि एक एब्सोल्यूट ट्रूथ के रूप में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको ऐसे ही आने वाली अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Until then, keep learning, keep growing only with Learn Well.